नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की जब भी बात होती है तो उसमें एक ऐसा दौर था जब आम जनता ने, प्रजा ने रियासतों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये दौर था प्रजामंडल आंदोलनों का। और यकीन मानिए, इन्हीं आंदोलनों ने राजस्थान की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने वाले हैं। तो मन में एक सवाल तो उठता ही है कि उस राजा महाराजाओं और जागीरदारों के शासन वाले दौर में आम प्रजा की आवाज आखिर बना कौन। इसका जवाब एक ही है और वो है प्रजामंडल आंदोलन। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे राजस्थान में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस, एक राजनीतिक चेतना की आग जला दी और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को सबके सामने रखा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रजामंडल आखिर है क्या। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। प्रजा का मंडल मतलब आम लोगों का एक संगठन। और इनका उद्देश्य क्या था? बहुत सीधा और साफ। रियासतों में जो मनमाना शासन और मिसमैनेजमेंट चल रहा था, उसे खत्म करो और एक ऐसी सरकार बनाओ जो राजा या जागीरदार के लिए नहीं, बल्कि सीधे प्रजा के लिए, जनता के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसकी पूरी बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। फिर जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ जैसे बड़े प्रजामंडलों को जानेंगे। इसके बाद इस पूरे आंदोलन का महत्व क्या रहा, कुछ जरूरी सवाल देखेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन के साथ इसे पूरा करेंगे। देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को समझने के लिए ना, उसके पीछे के कारणों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन की नींव रखी। ये पूरा आंदोलन आप कह सकते हैं 4 स्टेप्स में डेवलप हुआ। स्टेप 1, जागीरदारों और ठिकानेदारों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन अपनी चरम सीमा पर था। भारी लगान, बेगार प्रथा, सब कुछ था। स्टेप 2, इस शोषण के खिलाफ बिजोलिया और बेगू जैसे किसान आंदोलन हुए, भील आंदोलन हुए। स्टेप 3, इन छोटे छोटे स्थानीय आंदोलनों ने लोगों में अपने अधिकारों के लिए एक जागरूकता पैदा की, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय चेतना का उदय। और बस स्टेप 4, इसी चेतना ने, इसी अवेयरनेस ने एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रूप लिया और प्रजामंडल की स्थापना का रास्ता खोला। इन प्रजामंडलों के लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। पहला, रियासतों में एक जिम्मेदार सरकार चाहिए। दूसरा, जनता को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जागरूक करना। तीसरा, ये लोग दोहरी गुलामी का विरोध कर रहे थे, एक तरफ रियासतों का सामंतवाद और दूसरी तरफ अंग्रेजों का कॉलोनियलिज्म। साथ ही छुआछूत मिटाने जैसे सामाजिक सुधारों पर भी काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने खुद को कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ लिया। चलिए अब सीधे राजस्थान के कुछ सबसे पहले और सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रजामंडलों की कहानी में चलते हैं। शुरुआत करेंगे जयपुर, बूंदी और मारवाड़ से। तो जी, राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर में 1931 में बना। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। हालांकि इसकी असली पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ साल बाद ही शुरू हो पाई। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। 1931 में कपूरचंद पाटनी और अर्जुन लाल सेठी ने इसकी स्थापना तो कर दी, पर ये शुरू में ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। असली जान इसमें आई 1936-37 में, जब सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री जैसे बड़े नेताओं ने इसे रीऑर्गेनाइज किया, इसका पुनर्गठन किया। फिर 1938 में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की जमनालाल बजाज ने। और फिर आया वो साल 1942 और हुआ जेंटलमैन अग्रीमेंट, जो एक ऐतिहासिक और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मोड़ साबित हुआ। यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जमनालाल बजाज गांधी जी के इतने ज्यादा करीब थे कि उन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता था। अब ये जेंटलमैन अग्रीमेंट क्या था? ये समझौता हुआ हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच। बात ये हुई कि रियासत उत्तरदायी शासन देगी और बदले में प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि इससे जयपुर नेशनल मूवमेंट से एक तरह से कट गया। इसी बात पर नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र जैसे नेताओं ने आजाद मोर्चा बनाया और आंदोलन जारी रखा। बाद में नेहरू जी के कहने पर यह मोर्चा वापस प्रजामंडल में मिल गया था। ठीक जयपुर वाले साल में ही, यानी 1931 में बूंदी में भी प्रजामंडल की स्थापना हुई। हाँ, ये बात और है कि ये जयपुर या मारवाड़ जितना बड़ा आंदोलन नहीं बन पाया, लेकिन इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में श्री कांति लाल जी ने। ये भी शुरू में थोड़ा निष्क्रिय ही रहा। बाद में 1944 में आंदोलन को और तेज करने के लिए बूंदी राज्य लोक परिषद बनाई गई, जिसमें हरिमोहन शर्मा और ब्रिज सुंदर शर्मा की मेन भूमिका थी और इसके अध्यक्ष भी हरिमोहन शर्मा ही थे। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रजामंडल की जिसने दमन और अत्याचार का शायद सबसे ज्यादा सामना किया। ये था मारवाड़,
यानी जोधपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। देखिए, मारवाड़ में पॉलिटिकल अवेयरनेस के जो जनक थे वो थे जय नारायण व्यास। उन्होंने 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की, पर इसके पहले अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ को बनाया गया। लेकिन सरकार ने इतना दमन किया कि इसे जल्द ही इल्लीगल घोषित कर दिया गया। इसीलिए 1938 में आंदोलन को एक नया और बड़ा रूप देने के लिए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। मारवाड़ का संघर्ष वाकई बहुत ही पीड़ादायक रहा। जय नारायण व्यास ने तो अपनी कलम को ही हथियार बना लिया था। मारवाड़ की अवस्था और पोपनबाई की पोल जैसी छोटी छोटी किताबों से रियासती सरकार की पोल खोलकर रख दी। यहाँ दमन इतना क्रूर था कि बाल मुकुंद बिस्सा जैसे क्रांतिकारी जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहीद हो गए। और तो और आजादी के वक्त तो महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के सपने देख रहे थे। लेकिन आखिर में जीत प्रजा की हुई और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार बनी। चलिए, अब अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और राजस्थान के कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजामंडलों के बारे में जानते हैं, जैसे कि मेवाड़ और बीकानेर। अब बात करते हैं मेवाड़ की धरती की, जहां 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में एक संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई। वर्मा जी को इसकी प्रेरणा मिली थी हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन से। मेवाड़ प्रजामंडल की लीडरशिप बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई बलवंत सिंह मेहता को, जिनके घर पर ही इसकी स्थापना हुई थी, और उपाध्यक्ष बनाया गया भूरेलाल बया को, जिन्हें बाद में सराड़ा किले में नजरबंद भी रखा गया था। ये टाइमलाइन ये मेवाड़ प्रजामंडल के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी बताती है। 1938 में स्थापना हुई और होते ही इसे इल्लीगल घोषित कर दिया गया। वर्मा जी को रियासत से बाहर निकाल दिया, पर वो रुके नहीं, उन्होंने अजमेर से आंदोलन चलाया। 1941 में जाकर प्रतिबंध हटा और पहला अधिवेशन हुआ। 1945 में तो उदयपुर में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ, जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की घटना थी। और अंत में 1948 में माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। क्या शानदार जीत थी ये। अब एक ऐसे प्रजामंडल की बात करते हैं जो अपनी स्थापना की जगह को लेकर बड़ा यूनिक था। ये था बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को हुई। और ये रहा वो यूनिक फैक्ट जो हमेशा याद रखना है। बीकानेर राजस्थान का इकलौता ऐसा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। इसे स्थापित किया था मघाराम वैद्य ने। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीकानेर रियासत के अंदर महाराजा गंगा सिंह का शासन इतना कठोर था कि वहां किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर ये सारी जानकारी उपयोगी लग रही है और ऐसे ही और विश्लेषण देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये आंदोलन सिर्फ बड़ी रियासतों तक ही सीमित नहीं था। देखिए, शाहपुरा पहली रियासत थी जहां उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा नेहरू भी कहा जाता था। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी की उपाधि दी गई और डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। ये नाम ही उनके योगदान को बताने के लिए काफी हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ये चेहरे, ये उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जिन्होंने राजस्थान का भविष्य गढ़ा। जमनालाल बजाज, जुगल किशोर चतुर्वेदी और शहीद बाल मुकुंद बिस्सा, ऐसे न जाने कितने ही नायकों का त्याग और संघर्ष था, जिसकी वजह से ही आज का आजाद और लोकतांत्रिक राजस्थान हम देख पा रहे हैं। तो हमने अलग अलग प्रजामंडलों की कहानियां देख लीं, पर अब सवाल ये है कि इन सभी आंदोलनों का एक साथ मिलकर कलेक्टिवली राजस्थान पर क्या असर पड़ा, इनका कुल योगदान क्या था। प्रजामंडल आंदोलन की देन बेशकीमती है। इन्होंने आम जनता को, जो अब तक सोई हुई थी, पॉलिटिकली अवेयर किया, एक जिम्मेदार सरकार की मांग को एक संगठित आंदोलन बनाया। जो किसान और आदिवासी आंदोलन पहले बिखरे हुए थे, उन्हें एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और लीडरशिप दी। और सबसे बढ़कर इन्होंने ही वो जमीन तैयार की, वो बैकग्राउंड बनाया, जिस पर आगे चलकर सरदार पटेल के लिए राजस्थान की सभी रियासतों का भारत में इंटीग्रेशन करना आसान हो सका। चलिए, अब वक्त है ये परखने का कि हमने अब तक जो कुछ भी सीखा वो कितना याद है। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। देखते हैं कि इनके सही जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस हैं माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता या फिर भूरेलाल बया। सोचिए, हमने इस पर विस्तार से बात की थी। और सही जवाब है
ऑप्शन सी, बलवंत सिंह मेहता। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक थे, फाउंडर थे, लेकिन पहले अध्यक्ष का पद बलवंत सिंह मेहता को दिया गया था। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक फैक्ट पर बेस्ड है। किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? जयपुर, बीकानेर, मारवाड़ या भरतपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीकानेर प्रजामंडल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इसकी स्थापना 1936 में मघराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी, क्योंकि बीकानेर रियासत के अंदर राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी थी। चलिए जी, अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब तक जो भी पढ़ा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट्स दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। देखिए, अगली 2 स्लाइड्स रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, तो जल्दी से दोहराते हैं। जयपुर 1931, कपूरचंद पाटनी। बूंदी 1931, कांतिलाल। मारवाड़ 1934, जयनारायण व्यास। मेवाड़ 1938, माणिक्यलाल वर्मा। और भरतपुर 1938, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और ये रही हमारी दूसरी लिस्ट। सिरोही 1939, गोकुल भाई भट्ट। डूंगरपुर 1944, भोगीलाल पंड्या। जैसलमेर 1945, मीठालाल व्यास। और सबसे आखिर में झालावाड़ 1946, मांगीलाल भव्य। बस इन 2 सूचियों से एक ही बार में सभी प्रमुख प्रजामंडल, उनके स्थापना वर्ष और संस्थापक सब याद हो जाएंगे। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। इन आंदोलनों ने सिर्फ उस समय की राजनीति को ही नहीं, बल्कि राजस्थान के पूरे भविष्य को कैसे शेप किया। आज के हमारे लोकतांत्रिक राजस्थान में इन आंदोलनों की विरासत, इनकी लेगेसी क्या है?